मेरे कानों में छेमी डाइन की आवाज गूंजी। मीसुम इस तरफ को आओ, चौथा कुनवा यहाँ है। जुम ही हमने सर उठाकर देखा। छेमी डाइन खौफनाक शक्ल के साथ एक तरफ का इशारा कर रही थी। इसे देखकर हम फौरन उठे, इसकी जानिब चल पड़े। वो हमें एक तरफ को ले जाने लगी जहां ज्यादा घना जंगल था, जबकि वो जगह तो हम पूरी तरह देखते हुए पीछे छोड़कर यहाँ तक मुश्किल से आए थे। मुझे कुछ खटका हुआ, मैं रुक गया, क्योंकि छेमी डाइन ने जाने से पहले कहा था कि अब इसे 40 दिन से पहले नहीं छोड़ेंगे। फिर यकीनन ये धामों की डाइन होगी, छेमी के रूप में। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, सर मुझे लगता है ये छेमी नहीं है, क्योंकि इसने मुझे इस जंगल से हट कर रास्ता बताया था, जबकि ये तो दोबारा हमें वहीं ले जा रही है। चुल्लू वापस चली। फिर हम जूं ही वापस मुड़ने लगे, पीछे से आवाज आई, खबरदार यहाँ से मत निकलना और आओ मेरे पीछे। मगर हमने इसकी आवाज पर कान न धुरे और वापस मुड़ते चले गए। हम जितना दूर भागते डाइन इतना हमारे पीछे भागती हुई आगे इकेल होती। हमने देखा इसकी शक्ल अब एकदम तब्दील हो गई। अब वो छेमी की बजाय कोई और थी, जिसका कद एकदम दरख्त के बराबर हो गया। इसका कद देखकर हम हैरत ज़दा हो गए, मगर वर्द की ताकत थी। हम इसकी रफ्तार और लंबे कद से परेशान हुए बगैर वापसी की तरफ दौड़े चले गए। इसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। हौलनाक चीखों से हमारे दिल भी दहलने लगे, मगर हमने खुद को मजबूत रखा और आगे ही आगे बढ़ते चले गए। इसने हम पर दरख्त गिराने शुरू कर दिए, मगर दरख्त हम पर गिरते ही गायब होते चले गए। ये देखकर हमें यकीन कामिल हो गया कि धामों की ये डाइन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब हम बगैर खौफ से दौड़ते चले गए। अब हम जो ही आगे बढ़ते वो डाइन वहां पहले से मौजूद होती, मगर हम उसके ऊपर से गुजर जाते जैसे वो वहां खड़ी ही ना हो। ये देखकर हम काफी खुश हुए और समझ गए धामोहे इस डाइन से भी हमें खौफजदा ना कर सका। अब रात की सियाही मुकम्मल फैल चुकी थी। जंगल इंतहाई खतरनाक और डरावना लग रहा था, मगर हम कुछ भी सोचे बगैर एक ही समत में दौड़े चले जा रहे थे। डाइन मुसलसल गुर्राहट निकालती हर जगह हमें मलती रही, मगर हमें छूने से महरूम थी। खुदा खुदा करके हमने जंगल का खतरनाक इलाका क्रॉस कर लिया। सांस लेने के लिए एक शफाफ जगह देखकर हम बैठ गए। डाइन अब मायूस होकर लूट गई थी। कुछ देर बैठकर हम सिक्कों का सांस लेने लगे ताकि ताजा दम होकर फिर आगे का सफर शुरू करें। हमने रात की तारीकी में जंगल में खुद को परेशान देखकर खुदा से दुआ मांगनी शुरू कर दी ताकि कोई गैबी मदद मिल जाए। कुछ लम्हों बाद हमें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जुम ही गाड़ी नजदीक आई, हमारी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी थी। गाड़ी देखकर हम खुशी से उठ खड़े हुए। वो एक गैबी मदद थी। फिर हम जल्दी से इसमें बैठे और जंगल से निकलते चले गए। रात के 12 बजे का टाइम था। हमने गाड़ी एक और जंगल की तरफ मोड़ ली ताकि अगले कुनवे जल्दी मिल जाएं और बाल इकट्ठे हों तो हम आशी को काले पानी की कैद से आजाद करवा सके। पुलिस की गाड़ी से हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिली। खाना पानी हमने कर लिया। मुकम्मल फ्रेश होकर हमने अगले जंगल में दाखिल होना था, मगर रात का टाइम था, जबकि अगले जंगल का पर खतर इलाका शुरू हो चुका था। तकरीबन 4 घंटे बाद हम अगले खौफनाक जंगल में दाखिल हो गए। सबसे अच्छी बात यह कि सुबह के 4 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह की रोशनी फैल जानी थी। हमने बाकी का टाइम गाड़ी में बैठकर गुजारा ताकि इस जंगल में मजीद खतरा से बच सके। जुम ही रोशनी फैली हम खुशी खुशी गाड़ी से निकले और अगले कुनवे की तलाश शुरू कर दी। ये जंगल भी काफी बड़ा था, ताहम हमें पुलिस की गाड़ी दस्तयाब थी।
اس لیے جہاں تک گاڑی جا سکتی تھی ہم نے اس پر سفر کیا، پھر آگے کا راستہ پیدل چلنے کا تھا۔ ہم نے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کر دیا۔ ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ دور سے ہمیں کچھ کھٹکا ہوا، جیسے ایک آدمی بھاگا جا رہا تھا۔ ہم بھی اس کی طرف دوڑ پڑے، نزدیک جا کر پتہ چلا وہ آدمی کافی پیاسا محسوس ہو رہا۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگا ادھر چلنا ہے، وہاں کنواں ہے پانی کا۔ ہم حیران رہ گئے کہ آخر اس بندے کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کنویں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ پھر وہ بندہ رکا نہیں بلکہ ایک ہی سمت میں دوڑے چلا جا رہا تھا۔ ہم نے سوچا اس کے پیچھے چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے واقعی ایک کنواں دور سے نظر آنے لگا۔ ہم بھی اس طرف دوڑ کر گئے۔ وہ سچ میں پانی کا کنواں تھا۔ ہمارے سامنے اس آدمی نے پانی پیا، مگر پانی پیتے ہی اس کی شکل ایک بھیانک ڈائن کی ہو گئی، جو حد سے زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھ کر غرانا شروع کر دیا، مگر ہم نے ورد جاری رکھتے ہوئے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ میں نے سٹک کھول کر پانی میں ڈال دی، لیکن اس ڈائن نے ہم سے سٹک چھیننے کی کوشش کی، مگر ہمارے ورد کی بدولت اچھل کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ ہم نے جلدی سے بالوں کے 2 گچھے ایک ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیے تاکہ وقت برباد نہ ہو۔ ہم جو ہی کچھے ڈھونڈے تھی، ڈائن ہر طرف سے آ کر مزاحمت کرتی، مگر وہ بار بار ناکام ہوتی رہی۔ اب ورد کا کام اور ڈائن کو روکنا میں نے اپنے ذمے لے لیا، جبکہ راحت علی نے بالوں کے گچھے ڈھونڈنے شروع کر دیے، جبکہ ڈائن اپنے ہر وار کے آگے مجھ سے پسپا ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کچھ ہی دیر میں راحت علی کی خوشی بھری چیخ ابھری کہ اس نے دونوں گچھے بالوں کے برآمد کر لیے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ اب ڈائن ریڈری نظروں سے بالوں کے گچھوں کو دیکھ رہی تھی جو راحت علی شاپر میں ڈال کر جیب میں محفوظ کر چکا تھا۔ ہم خوش ہو کر جلدی سے وہاں سے پلٹے اور گاڑی کی جانب دوڑ لگا دی۔ اب ہم نے صرف ایک کنواں ڈھونڈنا تھا جس میں 2 گچھے مل جاتے تھے۔ وہ ایک دور دراز کا علاقہ بتایا جا رہا تھا جس میں جانے کے لیے کم از کم 7 گھنٹے لگ جانے تھے۔ آج ہم جلدی فارغ ہو گئے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر کچھ آرام کر کے کل پرسوں ہم اپنے آخری مشن پر روانہ ہو سکتے تھے۔ خیر فاصلہ زیادہ نہیں تھا ہمارا گاڑی تک کا، اور حیرت انگیز طور پر اس بار دھاموں نے گاڑی غائب نہیں کی۔ ہم خوش ہو کر وہاں تک پہنچے، گاڑی میں بیٹھے اور کامیابی کے ساتھ اس جنگل سے نکلتے چلے گئے۔ اب ہمارے پاس آشی کے بالوں کے 5 گچھے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب ہم نے ایک کنواں ڈھونڈنا تھا جس میں 2 گچھے بالوں کے مل جانے تھے، مگر یہ کنواں طویل مسافت پر تھا، اس لیے ایک دن کا آرام کر کے ہم نے آج نکلنا تھا۔ سفر کی طوالت کے پیش نظر ہم نے اپنی گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کروایا تاکہ سفر کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گھر والوں سے اجازت اور سلام دعا کے بعد ہم صبح سویرے ہی سفر کے لیے نکل پڑے تاکہ سفر جلدی سے شروع ہو سکے۔ شروع میں ہم نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز رکھی تاکہ کچھ سفر تیزی سے کھینچ سکے۔ ہم بہت خوش اور پرعزم تھے کہ آج کی کامیابی کے بعد مہم رہ جانی تھی جس میں آشی کے صرف آخری مہم روز بال کا کاٹ کر مکمل رہائی دلائی جا سکتی تھی۔ اسی خوشی میں ہمیں اپنی تمام تکلیفیں بھی بھول گئی تھی۔ 5 گھنٹے کا سفر ہم نے تیزی کے ساتھ 4 گھنٹے میں مکمل کر لیا۔ راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ راستے میں جہاں بھوک لگتی ہم کھانا کھا لیتے اور پھر آگے کا سفر شروع کر دیتے۔ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ہم چلے جا رہے تھے کہ سڑک پر ایک فقیر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے کافی لاغر نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیں کافی ترس آیا۔
फिर मैंने राहत अली से गाड़ी रोककर कहा, क्या ख्याल है, इस बाबा जी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाए, शायद बेचारा कहीं जाना चाहता हो। सड़क बिल्कुल तन्हा नहीं थी, क्योंकि लोग आ जा रहे थे, इसलिए वो बाबा जी मुझे बहुत मासूम लगे। फिर राहत अली ने कहा, जैसे आप मुनासिब समझो मीसुम, वो करो, मैं क्या कह सकता हूँ। फिर हमने गाड़ी अचानक रोक दी और बाबा जी के नजदीक जाकर पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? अगर आप चाहें तो हम आपको आगे तक छोड़ सकते हैं। बाबा जी ने अपना सर ऊपर उठाया, फिर मासूम लहजे में कहने लगे, पत्थर, मुझे आगे तक छोड़ देना, यहाँ मैं भीख मांगने आया था। अब सोच रहा था कि कैसे वापस जाऊंगा। फिर मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाबा जी को गाड़ी से उतरकर अंदर बिठाने लगा। बाबा जी कांपते कांपते गाड़ी में बैठने लगे। मैं दूसरी तरफ दौड़ कर आया। इससे पहले कि मैं गाड़ी में बैठता, गाड़ी एकदम पीछे की जानिब चल पड़ी। मैं गाड़ी से बाहर खड़ा देखता रह गया जबकि इंस्पेक्टर राहत अली गाड़ी भगाकर वापस ले गया। मैं समझ गया कि अब राहत अली की जिंदगी को शदीद खतरा लाहिक है, क्योंकि वो बाबा शायद धामो खबीस खुद था, जो इंस्पेक्टर को वापसी की तरफ लेकर चल पड़ा। इतना तो मुझे यकीन था कि वो इंस्पेक्टर को जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर इसे वापस ले जाना इस बात का सबूत था कि वो हमें किसी सूरत आखिरी कुनवे तक नहीं पहुंचने देगा। अब मैं अकेला बगैर गाड़ी के सड़क पर तन्हा खड़ा था। ये शुक्र है कि इलाका इतना ज्यादा सुनसान नहीं था और अभी दिन के 12 बजे थे, लेकिन इंस्पेक्टर का 5 घंटे वापस पीछे चले जाना मेरे लिए शदीद खतरे का बाइस था। मैं अकेले भी आगे बढ़ सकता था और न इंस्पेक्टर को वापस लेने जा सकता था। मैं शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। सोचने लगा कि अब क्या करूं। फिर दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि किसी तरह खुदा की तरफ से गैबी मदद मिल जाए। सड़क पर बैठकर आंखें बंद करके मैं जोर जोर से वर्द करने लगा। इस बात का मुझे पता था कि राहत अली वापस जाकर मेरी तरफ दोबारा जरूर आएगा, मगर मैं इसके आने से पहले अपने टारगेट तक आगे बढ़ जाना चाहता था। इसलिए मैं बैठकर मदद का इंतजार करने लगा और खुदा से रू रू कर दुआ करने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक गाड़ी मेरे नजदीक आकर रुकी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो एक नौजवान लड़की थी जो अपनी गाड़ी चलाकर अकेली सफर कर रही थी। इसने मुझसे पूछा, भाई साहब, आप यहाँ क्यों बैठे रो रहे हैं? अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इस नौजवान अकेली लड़की को देखकर पहले मैं भी घबरा गया कि कहीं धामों की कोई डायन ना हो, मगर खुद पर यकीन रखते हुए मैंने इसे कहा, मुझे आगे जाना है लेकिन मेरे पास कोई सवारी नहीं है। बहन जी, आपने कहाँ तक जाना है? लड़की ने कहा, अभी मुझे 3-4 घंटे आगे सफर करना है, फिर उसके बाद एक गांव आएगा, मेरी मंजिल वहां तक है। फिर इस लड़की ने ऑफर करते हुए कहा, भाई आप आ जाए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगी, इस यकीन के साथ कि आप मुझे अकेली लड़की समझकर धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इस लड़की की बात समझकर हंसने लगा। फिर कहा, मेरा नाम मीसुम अब्बास है, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए एक अच्छे मिशन पर निकला हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। आप मेरी बहन हैं, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर लड़की मुतमईन होगी। फिर इसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। मैं सीट पर आकर बैठा। फिर इसने गाड़ी तेज रफ्तारी आगे बढ़ा दी। फिर वो लड़की बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगी।
मैंने इसकी और अपनी हिफाजत के पेश नजर गाड़ी में हिफाजती हिसार कायम कर लिया ताकि धामो खबीस फिर कोई शरारत न दोबारा कर सके। इसने अपना नाम फौजिया बताया। मैं बहुत खामोशी से वर्द करता रहा कि अचानक इस लड़की ने पूछा, मीसुम भाई, सफर बहुत तवील है, अगर आप चाहें तो अपनी कहानी मुझे सुना सकते हैं या अपने अच्छे मिशन के बारे में बता सकते हैं। इस तरह सफर बहुत अच्छा कट सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिलो, जरूर बताना चाहूंगा, मगर हो सकता है पूरी बातें या कहानी सुनकर तुम्हें कुछ खौफ महसूस हो। जो कहानी मेरे पास है वो हकीकत है, मगर इस पर यकीन कम ही लोग कर सकते हैं। फौजिया कहने लगी, अब बेफिक्र होकर अपनी कहानी सुनाई, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा मंगेतर मुझे ऐसी बातें सुनाता रहता है, इसलिए अब मैं काफी मजबूत हो गई हूँ। इसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई। फिर मैंने आशी के बारे में तमाम कहानी मनो अन फौजिया को सुना दी, जिसे सुनकर उसने आखिर में कहा, क्या आप आशी छेमी डाइन की बेटी की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, जी, मैंने इसी की कहानी सुनाई है, मगर तुम कैसे जानती हो फौजिया बहन? क्योंकि मैं फराज की मंगेतर हूँ जो आशी का कजिन है। कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी छेमी डाइन की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।